हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। और यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करके निकाला गया है। तो इसमें आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन क्या होता है। कंपेंसेशन इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसको वहाँ पर रेगुलर सैलरी प्रोवाइड होती है। रेगुलर सैलरी तो प्रोवाइड होती है, लेकिन इसके साथ में अगर किसी एम्प्लॉय को अदर पे वेजेस प्रोवाइड होता है, अदर बेनिफिट या फिर अदर अलाइनमेंट प्रोवाइड होते हैं, तो उस चीज़ को कंपेंसेशन कहा जाता है। अब कंपेंसेशन में इंक्लूड हो सकता है बोनस, कमीशन, फ्रिंक्स बेनिफिट, इंसेंटिव, सैलरी और अदर चीज़ें, अदर जो पेमेंट्स होते हैं वो भी सारी चीज़ें कंपेंसेशन में इंक्लूड होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन। अब देखते हैं हम इसी में कि कंपेंसेशन अप्रोच क्या होती है। देखो, कंपेंसेशन अप्रोच का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टैलेंट को रिटेन करके रखे, अट्रैक्ट करके रखे। जो कंपेंसेशन अप्रोच है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें पीस रेट अप्रोच, सेकंड स्किल बेस्ड अप्रोच, थर्ड है हमारा टाइम रेट अप्रोच। तो जो फर्स्ट पीस रेट अप्रोच है ना, उसमें जब कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसके वर्क को करने में कितना टाइम लगा, यहाँ उस चीज़ को नहीं देखा जाता। यहाँ पर देखा जाता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी को, उसकी मतलब जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उसकी क्वालिटी की बेस पर उसको पेमेंट किया जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा उसको पे वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर सेकंड था हमारा स्किल बेस्ड। तो देखो, एम्प्लॉय में जो भी स्किल होगी, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस, उसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के बेस पर यहाँ पर एम्प्लॉय को पे वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है। थर्ड था हमारा टाइम रेट अप्रोच। टाइम रेट अप्रोच या इसको हम डे वेजेस पेमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को डे के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। एक दिन अगर एम्प्लॉय ने वर्क किया तो उसको एक दिन का पेमेंट होगा, दूसरे दिन वर्क करेगा तो दूसरे दिन का, मतलब यहाँ पर डे टू डे उसको पेमेंट होता चला जाता है। तो ये था कंपेंसेशन अप्रोच। अब ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर कि कंपेंसेशन फिलॉसॉफी क्या होती है। कंपेंसेशन फिलॉसॉफी एक स्टेटमेंट है जो एम्प्लॉय को कंपेंसेशन देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के व्यू का समराइजेशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? एनालिसिस ऑफ मार्केट डाटा, रोल ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनल इक्विटी या फिर पे फैक्टर्स। इन सारी चीज़ों के बेस पर एक एम्प्लॉय को कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर ऐसे ही कंपेंसेशन क्लासिफिकेशन भी है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंपेंसेशन क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट है फिक्स्ड कंपेंसेशन एंड सेकंड है फिर वेरिएबल कंपेंसेशन। तो जो फिक्स्ड कंपेंसेशन होता है ना, वो किसी भी एम्प्लॉय को लाइफ की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए या फिर हाई परफॉर्मिंग के लिए मोटिव करने के लिए दिया जाता है। और जो वेरिएबल कंपेंसेशन होता है वो किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को या ऑल द एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ये जनरली डेफर्ड कंपेंसेशन होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन की अप्रोच, कंपेंसेशन की फिलॉसॉफी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड टॉपिक फ्रिंक्स बेनिफिट क्या होता है। देखो, फ्रिंक्स बेनिफिट जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको वहाँ रेगुलर सैलरी प्रोवाइड हो रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट में उसको अदर बेनिफिट या जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसको यहाँ पर फ्रिंक्स बेनिफिट कहते हैं। लेकिन फ्रिंक्स बेनिफिट में क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, किड्स एजुकेशन है, या फिर जिम मेंबरशिप, पार्किंग एरिया प्रोवाइड करवा दिया जाए अगर किसी एम्प्लॉय को। तो क्योंकि देखो, आजकल पार्किंग एरिया मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एम्प्लॉय को अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो उसके लिए फ्रिंक्स बेनिफिट के रूप में काम करती है। कार, बाइक या हाउस अलायंस दे देना, ये सारी चीज़ें आती है फ्रिंक्स बेनिफिट। अब देखो, किसी भी एम्प्लॉय को फ्रिंक्स बेनिफिट क्यों दिया जाता है? आजकल देखो, रिक्रूटमेंट करने में अच्छा खासा पैसा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग गया है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, अट्रैक्ट करके रखने के लिए इस फ्रिंक्स बेनिफिट को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आया गया। फिर है हमारा इंसेंटिव। देखो, इंसेंटिव क्या है? ये एम्प्लॉय को दिया जाने वाला एक प्रकार का रिवॉर्ड होता है। इसमें भी जैसे एम्प्लॉय को रेगुलर सैलरी के साथ में जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं ना, उसी को इंसेंटिव कहा जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का रिवॉर्ड होता है। अब इसमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इंसेंटिव को।
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और सेकंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय को पैसे के रूप में कुछ दिया जाता है, पैसे दिया जाता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है फाइनेंशियल। जैसे इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी को इंक्रीमेंट करना, या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब कहना चाहिए कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को इक्वली या फिर क्वार्टरली या फिर मैनुअल अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने एम्प्लॉय के साथ में कंपनी शेयर कर देती है। लेकिन कितना परसेंट शेयर करना है ये कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कितना परसेंट शेयर प्रोवाइड करेगी। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयर कर दे कंपनी। जो एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करता है, गुड परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन या गोल को अचीव करने में अपना एफर्ट देता है, ऐसे ही पर्सन को या ऐसे ही एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है अपना प्रॉफिट शेयर करती है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, तो आप इस चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर जैसे इसमें जो फाइनेंशियल इंसेंटिव था उसमें बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें आती है। फिर जैसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या होता है, ये पैसे के रूप में नहीं दिया जाता। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर एम्प्लॉय पैसे से ही अट्रैक्ट हो, कुछ एम्प्लॉय के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसके साथ में उसका प्रमोशन कर दिया जाए या उसको सूटेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी इंसेंटिव के रूप में वर्क करती हैं। फिर पॉजिटिव इंसेंटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंसेंटिव वर्क हैबिट को क्रिएट, मतलब गुड वर्क हैबिट को क्रिएट करता है। मतलब वर्क करने की अच्छी आदत है, मतलब वर्क करने की जो हैबिट्स रहती है एम्प्लॉय की, उनको और ज़्यादा इंप्रूव करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे कॉन्फिडेंस है, फैथ है, पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है, या करेक्टनेस है, रिकॉग्नाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये सारी चीज़ें आती है पॉजिटिव इंसेंटिव में। और नेगेटिव इंसेंटिव क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से वर्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मतलब डर दिखाया जाता है, जैसे उसको निगलेक्ट करना, डॉक्टरिक देना, डिस्चार्ज करना, क्रिटिसिज्म करना, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया ये आती है नेगेटिव इंसेंटिव में। फिर हमारा गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान, देखो ये भी क्या है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान है, लेकिन ये कौन से इंसेंटिव में आएगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव में आएगा। जो एम्प्लॉय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अचीव करने के बेस पर दिया जाता है ना। जो गेन शेयरिंग इंसेंटिव है वो क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, और ये किसी भी एम्प्लॉय को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट के बेस पर दिया जाता है। अब इसके क्या एडवांटेज हैं, जैसे देखो ये प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को प्रमोट करता है या उस पर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है उससे एम्प्लॉय को कनेक्ट करता है, रिक्रूटमेंट असिस्टेंस करता है, या फिर जो क्रिएटिविटी थिंकिंग रहती है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉय रिटेनिंग को इंक्रीज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। फिर है हमारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, देखो सोशल सिक्योरिटी इज़ अ सोशल इंश्योरेंस प्लान। इट मीन्स ये किसी भी एम्प्लॉय को या पर्सन को सफरिंग टाइम में प्रोवाइड होता है। फॉर एग्जांपल नो अर्निंग के टाइम पर, या फिर बर्थ डेथ के टाइम पर, या मैरिज में अगर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए हैं तब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट है हमारा सोशल हेल्प एंड सेकंड है हमारा सोशल इंश्योरेंस, है ना। तो देखो सोशल हेल्प में क्या होता है, इसमें जिस पर्सन को बेनिफिट मिलते हैं उसको किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर जो भी पार्टियल बर्डन होता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो फैमिली अलायंस है या ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीज़ें आती है सोशल हेल्प में। फिर इसी का सेकंड टाइप था हमारा सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें जिस एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है उसी को कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है। जो भी पार्टियल बर्डन आता है वो उसी जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसी पर्सन को उठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन पे है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी पर ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें स्टेट इंश्योरेंस है या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें आती है सोशल इंश्योरेंस में। तो सोशल हेल्प और सोशल इंश्योरेंस में एक बेसिक डिफरेंसेस है कि सोशल हेल्प में हमको गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है, हमको किसी प्रकार का कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन सोशल इंश्योरेंस में हम पैसा जमा करते हैं लेकिन उसमें कुछ इंक्रीमेंट के साथ में गवर्नमेंट हमें रिटर्न करती है। तो ये क्या था, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। उसके 2
टाइप्स है, सोशल हेल्प एंड सोशल इंश्योरेंस। फिर यहाँ पर ईसॉप्स, देखो ईसॉप्स का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान। तो देखो ये क्या होता है कि नॉर्मली जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अपने एम्प्लॉय को ये इक्विटी देने का एक तरीका है। अब इक्विटी देना है या नहीं देना है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ पर इनिशिएट स्टेज पर वर्क कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोफाइल से खुश होंगे क्योंकि आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होगी। आप वहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर या कंटिन्यू वर्क भी कर सकते हो, लेकिन आप एक टाइम के बाद में इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर सैलरी के अलावा कोई भी अदर बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप दूसरी जॉब को सर्च करेंगे। तो इसी चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनी ने ऑब्जर्व किया है और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए ईसॉप्स को लेकर के आया है। तो ईसॉप्स बेसिकली है क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको एक लॉकिंग पीरियड के लिए अपना शेयर देता है, अपना जो भी मतलब प्रॉफिट है, शेयर है, वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उस लॉकिंग पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होके रहता है और एम्प्लॉय को वैल्यूएबल भी फील होता है। अब इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप के शेयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फर्स्ट इसमें प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि एम्प्लॉय इस शेयर से ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको 2 टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट है बोनस एंड डिविडेंड बोनस। ये 2 टाइप के बोनस प्राप्त होते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है प्रेफरेंस शेयर में। फिर सेकंड है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में जो एम्प्लॉय है वो ट्रेडिंग भी कर सकता है, बेनिफिट्स उसको जो बोनस और डिविडेंड मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर अगर एम्प्लॉय चाहे तो इस शेयर को सेल भी कर सकता है और उससे अर्निंग भी कर सकता है। फिर देखो ईसॉप्स भी ऐसे हर एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि कोई इंडिविजुअल हाई परफॉर्मिंग है तो उसी एम्प्लॉय को ईसॉप्स दिया जाता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मिंग को बेटर भी किया जा सकता है। तो ये था ईसॉप्स। अब लास्ट है हमारा बेंचमार्किंग बेनिफिट्स। बेंचमार्किंग बेनिफिट्स में क्या होता है कि देखो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंपनी से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कंपेयर करते हैं या अपनी सक्सेस को मेजर करते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच का जो भी डिफरेंसेस रहता है ना, वो हमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो इससे फिर हमें क्या हेल्प होती है कि जो डिफरेंसेस हमें पता चलता है उसको हम या तो फुलफिल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो बेंचमार्किंग बेनिफिट्स है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो भी परफॉर्मेंस है उसको बेटर करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।